दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरियाने में। दोस्तों आप सबकी डिमांड के ऊपर पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक है और शायद अपनी रीट शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड ये जो 2023 वाली है इसका ये लास्ट वीडियो रहेगा अपने चैनल के ऊपर। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे ही अपना एग्ज़ाम होगा अपना 26 तारीख का, इसके 3 से 4 दिन बाद में मैं 2 से 3 दिन मेरे को लगेंगे पूरी प्लानिंग करने में कि आने वाले भर्तियों के बारे में कि किस किस भर्ती के यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर उसको रेगुलर पढ़ाया जाएगा, किसकी बुक पे काम करवाया जाएगा। तो सारी चीज़ें मैं 3 से 4 दिन बाद में टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर लाइव चैट के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। मैं चाहता हूँ कि अब की बार एक नई सिरे से एक पूरी अच्छी प्लानिंग के साथ में आप लोगों की तैयारी, आपके जो भाई बहन हैं उनकी तैयारी में स्टार्ट करवाऊँ, तो उसके अंदर भी बिल्कुल जुड़ना आप। और अभी हम बात करते हैं लास्ट के अंदर इस टॉपिक के बारे में, संघ व उसका राज क्षेत्र। देखो भाई, संघ और राज्य क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा करेंगे। तो भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र यानी कि भारत के राज्य 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका उल्लेख संविधान में कहाँ पर है? तो संविधान के भाग 1 में है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 से 4 में है। और कौन से अनुसूची में है? पहली अनुसूची के अंदर है। तो 3 चीज़ याद हो जाएंगी। संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है वो भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 और पहली अनुसूची में है। स्वतंत्रता के समय कुल कितनी देशी रियासत थी? 562 देशी रियासत थी। और इनमें से कितनी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होना स्वीकार नहीं किया जब देश आज़ाद हुआ उस समय? तो टोटल 3 रियासत थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जिनको बाद में भारतीय संघ में शामिल किया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर भारत में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों मैं आपको थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं कि जब अपना देश आज़ाद हुआ उस समय क्या था कि सांप्रदायिक आधार पर देश आज़ाद हुआ था और उस समय से ही मांग उठ रही थी कि भाई भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन होना चाहिए। लेकिन जो अपना कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व था, जो अपनी सरकार थी, उनका मानना था कि पहले देश के संप्रदाय के आधार पर 2 टुकड़े हुए हैं और अगर भाषा के आधार पर हम राज्य बना देंगे तो वो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न होगा। तो इस वजह से सरकार ने कोई भी इस संबंध में सरकार ने निर्णय लेने के लिए 1948 के अंदर धर आयोग का गठन किया था। ठीक है। और धर आयोग ने यह रिपोर्ट दी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, यह देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। ठीक है। उसके बाद में श्री रामल्लू था, पोट्टी श्री रामल्लू, आंध्र प्रदेश का एक भाई कार्यकर्ता था। उसने आंध्र प्रदेश कहने मतलब तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने अनशन किया और अनशन पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में जैसे वहाँ पर विद्रोह बढ़ गया तो सरकार ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 को एक नया राज्य गठित किया आंध्र प्रदेश के नाम से। तो दोस्तों भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। और इसको गठित करने के बाद में चूंकि ये बिल्कुल स्वाभाविक था कि दूसरे जो भाषाई क्षेत्र है वहाँ पर भी नए राज्यों की मांग उठना स्वाभाविक था, तो इसलिए सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर इस नए राज्य का गठन किया। और उसके बाद में 1953 में ही फजल अली आयोग का उन्होंने 1953 के अंदर गठन किया और जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई उनको भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बारे में सिफारिश करनी थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग यानी फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। और इस आयोग ने 1955 के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश की और इसके आधार पर 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा, देखो भाई 1956 के अंदर यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और इसकी सिफारिश के आधार पर ही भाई ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, इसकी सिफारिश के आधार पर ही 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 के अंदर। और कुल उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो भाई 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अब हम बात करेंगे उसके बाद में कौन कौन से नए राज्य बने 1956 के पश्चात। 1956 के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद में महाराष्ट्र बना और गुजरात, यानी पहले बम्बई प्रांत था, बम्बई प्रांत में से महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए 1 मई 1960। और इसके साथ हमें याद करना है पंजाब को तोड़ के और 2 राज्य बनाए, पंजाब और हरियाणा, वो बने थे 1 नवंबर 1966 को। यानी 1960 और 1966 ये 2 एक साथ याद करने हैं। यानी महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण बम्बई को तोड़ के हुआ 1 मई 1960 को और 1 नवंबर 1966 को हुआ था हरियाणा और पंजाब का। दादरा नगर हवेली
1961 के अंदर, और दमन दीव और गोवा भी 1961 के अंदर। तो हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि वर्तमान के अंदर दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक ही केंद्र शासित प्रदेश मान लिया गया है। तो इस हिसाब से याद कर सकते हैं कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव साथ में गोवा, इनका 1961 के अंदर इनको गठित किया गया था। हिमाचल प्रदेश 1971 के अंदर, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 के अंदर इनका गठन किया गया था। नागालैंड का 1963 के अंदर किया गया था। यहाँ पे आ गया हरियाणा व चंडीगढ़, यानी पंजाब से अलग करके हरियाणा और चंडीगढ़ का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को। सिक्किम का 1975 में, और मिजोरम का 1987 के अंदर। अरुणाचल प्रदेश 1987 में अरुणाचल प्रदेश, 1987 में मिजोरम, और 1987 के अंदर ही गोवा का दमन और दीव से अलग करके गोवा का गठन किया गया था। अब उसके बाद में 2000 के अंदर या नवंबर 2000 के अंदर 3 नए राज्यों का गठन किया गया था, जिसको हम कैसे याद कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ में हो गया अपना बिहार। इन 3 राज्यों से 3 नए राज्य बने थे। कौन कौन से राज्यों से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो उत्तर प्रदेश से अलग बना था उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से बना था छत्तीसगढ़, और बिहार से बना था झारखंड। इनका क्रम कैसे है? 1-9-15, यानी सारे नवंबर में इनका गठन हुआ था 1-9-15, यानी 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। याद कैसे करना है? सबसे पहले अपने माइंड के अंदर इमेजिनेशन करना है कि सबसे पहले सबसे नीचे वाला राज्य बना जो अपने मानचित्र में है, फिर सबसे ऊपर वाला, और फिर आया दोबारा बीच के अंदर। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद सबसे ऊपर वाला जो मानचित्र के अंदर है इन 3 में से कौन सा? उत्तराखंड, फिर आया बीच वाला कौन सा? झारखंड। यानी सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड और फिर झारखंड। यानी 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को इनका गठन हुआ था। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। तेलंगाना नामक नया राज्य बना था। आंध्र प्रदेश को हटा के बनाया गया था। हैदराबाद जिसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की अमरावती है। और अभी वर्तमान के अंदर नया केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों ध्यान देना, पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हम पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद में राज्य कम हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर से क्या बनाती है? 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाती है। तो राज्य हो गए 28, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे 9। ठीक है, कब? 31 अक्टूबर 2019, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है उस दिन 2019 के अंदर इन 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019, और 26 जनवरी अगले ही साल 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों का विलय करके एक ही इनका प्रशासनिक केंद्र बना दिया गया। तो इस हिसाब से फिर दोबारा से केंद्र शासित प्रदेश जो 7 से बढ़कर 9 हो गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाने के बाद में वो वापस 8 हुए। तो वर्तमान के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम बात करेंगे केंद्र राज्य संबंध की। ये भारत का संघ और राज्य क्षेत्र हो गया। अब केंद्र राज्यों के संबंधों की बात करेंगे, ये अपना स्पेशल टॉपिक है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत में संघ की इकाई को क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। जैसे अलग अलग नाम हो जाते हैं, जैसे प्रांत कहते हैं और कुछ कहते हैं। तो भारत के अंदर भारत एक संघ है। किसका संघ है? राज्यों का संघ है। और इसकी जो इकाइयाँ हैं उनको क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। और भारतीय संविधान में संघ शब्द के लिए क्या शब्द काम में आया है? यूनियन शब्द काम में आया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान में संघ शब्द के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द काम में आया है? यूनियन। भारत में संघीय प्रणाली किससे प्रभावित है? कनाडा के संविधान से। भारतीय संघीय व्यवस्था की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं भारतीय संघीय व्यवस्था की। देखो भाई, एक तो भारतीय संघ है वह भारतीय संघ की इकाइयों के मध्य भारतीय संघ की इकाइयों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका गठन संविधान द्वारा किया गया। ऐसा नहीं है कि भाई जो राज्य हैं वो पहले स्वतंत्र थे और फिर भारत देश, ये जो अपना एक देश है, इसके साथ में उनका समझौता हुआ और ये एक दूसरे के साथ समझौते के रूप में जुड़े हुए। नहीं, इनका निर्माण संविधान के अनुसार हुआ है। यानी इनको भारतीय संघ की इकाइयां हैं, इनको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ये जो अपना संघ बनाया ये, बल्कि ये संविधान द्वारा इसका गठन किया गया है। और भारतीय संघ के अंदर ये जो इकाइयां हैं, राज्य हैं, इनको अलग होने का अधिकार नहीं है। अब ये जो भारतीय संघ, इसकी हम थोड़ी विशेषता देखते हैं। भारतीय संविधान है वो संघात्मक होते हुए भी सशक्त केंद्र के पक्ष में है। यानी संघात्मक व्यवस्था है अपने संविधान के अंदर, ठीक है, राज्यों का संघ है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो झुकाव है वो केंद्र की तरफ है। यानी केंद्र के पास में थोड़ी ज़्यादा शक्ति हैं, केंद्र को ज़्यादा सशक्त बनाए गए हैं।
और किसी देश की एकता और अखंडता के लिए क्या आवश्यक है? केंद्र का सशक्त होना। केंद्र अगर मान लो ताकतवर होगा, सशक्त होगा, तो उस देश की एकता अखंडता ज़्यादा मजबूत होगी। अगर राज्यों के पास में ज़्यादा शक्तियाँ होंगी तो उनके अलग होने का खतरा बना रहेगा और देश की एकता अखंडता के लिए वो घातक रहेगा। आपातकाल के अंदर भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा हो जाता है? भारतीय शासन का स्वरूप हो जाता है एकात्मक, यानी कि सारी शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं। भारतीय संघ के बारे में प्रमुख कथन कौन कौन से हैं? अर्धसंघात्मक व्यवस्था किसने कहा? केसी वियर ने। कैसे याद करेंगे? आधा व्यय आ रहा है, वियर में आधा व्यय, यानी कि अर्धसंघात्मक आधि संघात्मक। ठीक है, अर्धसंघात्मक व्यवस्था केसी वियर ने कही थी। संविधान का ढांचा तो संघात्मक है लेकिन आत्मा एकात्मक है, यह कही थी किसने? पायली ने। भारतीय संघ को सहकारी संघवाद किसने कहा था? A.H. बर्च ने। और भारतीय संघ को अत्यंत संघीय कहा था आइवर जेनिंग्स ने। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है अपने 12th तक के लेवल को देखते हुए। अब महत्वपूर्ण टॉपिक अपने भारतीय संविधान की प्रमुख संघात्मक विशेषताएं। देखो वैसे तो अपने को एकात्मक और संघात्मक दोनों ही याद करने हैं, लेकिन यहाँ पर हम महत्वपूर्ण देखेंगे संघात्मक विशेषताएं। देखो अपने को याद कैसे करना है, एग्जाम के अंदर ऑप्शन आएगा कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखना इसको। तो अपने को हर ऑप्शन के बारे में ये इमेजिनेशन करना है कि इस ऑप्शन से केंद्र सरकार है उसकी शक्ति पर प्रहार हो रहा है नहीं हो रहा है। मतलब इस ऑप्शन से यह साबित होना चाहिए कि केंद्र के पास में आत्यंतिक शक्तियाँ नहीं है, मतलब केंद्र के हाथ में पूरी पावर नहीं है। इस कसौटी के ऊपर हर ऑप्शन को अपने को खरा उतरना है कि यह ऑप्शन है यह साबित करता है या नहीं करता है कि भाई केंद्र के पास है वो सर्वोच्च शक्तियाँ नहीं है, केंद्र है वो भाई ऐसा नहीं कि वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता का मतलब यही है कि केंद्र है वह पूरा पावरफुल नहीं है, केंद्र है वह निरंकुश नहीं है, संविधान है वह सर्वोच्च है और केंद्र सरकार को भी शक्तियां हैं और राज्य सरकारों को शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं। दूसरा ऑप्शन कठोर संविधान। अपना संविधान है वह कठोर है, उसको केंद्रीय व्यवस्थापिका है वो आसानी से उसमें बदलाव नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये भी केंद्र की शक्ति को कम बता रहा है। ठीक है, यानी राज्यों के महत्व को दर्शाएगा। वह ऑप्शन में ये देखना है कि ये ऑप्शन है कि ये केंद्र की शक्ति को कम और राज्यों को भी कुछ अधिकार दे रहा है या नहीं दे रहा है। लिखित संविधान, यानी भारत का संविधान है वह लिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब ये नहीं है कि लिखा हुआ है। जहाँ पर मौखिक जहाँ पर अलिखित संविधान है वो भी लिखित ही होते हैं वैसे तो। लिखित संविधान का मतलब ये है कि उस देश का संविधान है एक निश्चित संस्था द्वारा, एक निश्चित संस्था कह दो या फिर कोई इकाई कह दो, उनके गठन के पश्चात एक निर्धारित तरीके से किया गया है। यानी भारत का संविधान है वो एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया, इसलिए भारत के संविधान को लिखित संविधान कहते हैं, यानी परंपरागत नहीं है। स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है, केंद्र का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं यह भी संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। दोहरी शासन प्रणाली है, यानी केंद्र और राज्यों के अंदर शासन प्रणाली अलग अलग हैं, शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि केंद्र है वो सर्वेसर्वा नहीं है, राज्यों के पास भी शक्तियां हैं। द्विसदनीय व्यवस्थापिका, लोकसभा और राज्यसभा, यह भी इस चीज़ को दर्शाता है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका है वो सर्वेसर्वा नहीं है, सर्वोपरि नहीं है, वह निरंकुश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दूसरा सदन भी है, वहाँ पर राज्यसभा भी है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है। वहाँ पर जो सदस्य आते हैं उनको संबंधित राज्यों की विधानसभा द्वारा वहाँ पर निर्वाचित करके भेजा जाता है, यानी उनके हाथ में भी पावर है, अकेला केंद्र सर्वेसर्वा नहीं है। संविधान संशोधन की प्रोसेस, यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं, बहुत सारा ऐसा मैटर है जिसमें संशोधन करने के लिए, ऐसे उपबंध हैं जिनमें संशोधन करने के लिए राज्यों का बहुमती, राज्य की जो विधानसभा है उनकी आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी आवश्यक होती है। तो इस हिसाब से ये सारे जो फैक्ट हैं ये दर्शाते हैं कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, दोनों इकाइयाँ मिलजुल के काम करती हैं, केंद्र है वो सर्वेसर्वा या फिर सशक्त या फिर निरंकुश नहीं है। सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करने वाले संवैधानिक प्रावधान, अब ऐसे प्रावधान हमें छांटने हैं जो सशक्त केंद्रीय सरकार को दर्शाते हैं, यानी केंद्र सरकार है वो सशक्त है इस चीज़ को दर्शाते हैं। तो देखो, संसद किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, यानी कि नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति है केंद्रीय व्यवस्थापिका के पास में, यानी संसद के पास में। बिल्कुल सही बात है, और यह चीज़ सशक्त केंद्रीय सरकार को दर्शाती है कि उनके हाथ में थोड़ी ज़्यादा पावर है। दूसरा, संसद राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, नए राज्य का निर्माण की शक्ति है संसद के पास में, उनके नाम के परिवर्तन की शक्ति है।
आपातकाल के अंदर संसद उन विषयों के ऊपर भी कानून बना सकती है जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जो राज्य सूची में है ना, उनके ऊपर भी कानून बना सकती है। यह भी केंद्र की सशक्तता को दर्शाता है। आय के प्रमुख साधन है, उनके ऊपर केंद्र सरकार का ही नियंत्रण है, ठीक है, और केंद्र सरकार उसमें से कुछ हिस्सा फिर राज्यों को देती है। तो यह भी सशक्त केंद्रीय व्यवस्था को दर्शाता है। राज्यपाल को राज्य सरकार को राज्यपाल राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल है वह केंद्र सरकार का ही एक प्रकार से नुमाइंदा होता है और वह राज्य सरकार को हटाने के लिए और विधानसभा भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकता है। ये भी सशक्त केंद्रीय व्यवस्था को दर्शाता है, उनकी पावर को दर्शाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यह भी सशक्त केंद्रीय व्यवस्था को दर्शाता है। तो हमें ऑप्शन देखिए, ये अपने को सोचना है कि ये चीज़ सशक्त केंद्र को वहाँ पर दर्शाती है या फिर राज्यों की भूमिकाओं को स्पष्ट करती है। उस हिसाब से हमें इसको एकात्मक और संघात्मक के अंदर अपने को डिवाइड करना है। केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज़्यादा होती है, सही है। भारत में प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है, यह भी सशक्त केंद्रीय व्यवस्था को दर्शाता है। कैसे इकहरी है? क्योंकि ये जो प्रशासनिक अधिकारी ये अखिल भारतीय अधिकारी हैं, अखिल भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं और इनके ऊपर पूरा केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। और जो राज्य हैं वो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध न तो अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं और ना ही उन्हें सेना से बर्खास्त कर सकते हैं। ये चीज़ दर्शाती है कि केंद्रीय जो अपनी व्यवस्था है वह सशक्त है। जब किसी क्षेत्र में सैन्य कानून यानी मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो अनुच्छेद 33 और 34 के तहत केंद्र सरकार की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है। यह भी सशक्त केंद्रीय व्यवस्था को दर्शाता है। राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग के पीछे की इच्छा क्या थी, यानी राज्य वो स्वायत्तता की मांग क्यों कर रहे थे, वो क्या चाहते थे? वो देखो, एक तो वो चाहते थे कि शक्ति विभाजन है वो राज्यों के पक्ष में बदला जाए, यानी राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं केंद्र की बजाय। एक वो चाहते थे कि राज्य के पास में आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए ताकि उनको केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े, उनके सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। एक प्रशासनिक तंत्र पर राज्यों का वो ज़्यादा नियंत्रण चाहते थे कि भाई हमारा अधिकार क्षेत्र ज़्यादा हो अधिकारियों के ऊपर। और स्वायत्तता की मांग है वह सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से भी जुड़ी हुई थी। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के मध्य कितनी शक्तियों का विभाजन किया गया है? 3 शक्तियों का विभाजन किया गया है, विधायी शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का और वित्तीय शक्तियों का। यही अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से। अब और कुछ विशेषता देख ले। एक, भारत में न्यायिक प्रणाली एकीकृत है, यानी अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं है कि वह राज्यों की न्याय प्रणाली अलग है और केंद्र की अलग है, आपस में जुड़ी हुई है, एकीकृत है। और उसके ही 3 स्टेप अलग अलग 3-4 स्टेप दे रखे हैं, ठीक है। तहसील स्तर पर न्यायालय हो गया, जिला स्तर पर न्यायालय हो गया और राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय हो गया उच्च न्यायालय, और उसके ऊपर फिर अपने देश का न्यायालय होगा सर्वोच्च न्यायालय। तो ये एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, ऐसा नहीं कि राज्य की न्यायिक व्यवस्था अलग है और केंद्र की अलग है। दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण होता है, ठीक है। जैसे अमेरिका के अंदर है, वहाँ पर भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। वहाँ पर व्यक्ति को दोहरी नागरिकता है, एक पूरे अमेरिका के नागरिक, एक वहाँ के जो प्रांत हैं उनके नागरिक हैं वो। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, जबकि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के अंदर केवल हम भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य की नागरिकता हमें नहीं मिलती है, याद रखना। संविधान में आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में सौंपी हैं। बिल्कुल सही बात है, आर्थिक और वित्तीय शक्तियां वो केंद्र सरकार के हाथ में भारत में सौंपी गई है। राज्यों के उत्तरदायित्व तो बहुत अधिक हैं लेकिन आय के साधन बहुत कम है। भाई उत्तरदायित्व तो राज्य के बहुत ज़्यादा हैं अपने देश की शासन व्यवस्था में, लेकिन आय के साधन बहुत कम है। स्वतंत्रता के समय शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना आवश्यक थी। क्यों आवश्यक थी भाई? क्योंकि वो उस समय की मांग थी, क्योंकि उस समय देश के अंदर 500 से अधिक या 562 देशी रियासतें थी और अलग। और अगर मान लो उस समय जो अपनी केंद्र सरकार है उसको अगर शक्तिशाली नहीं बनाते तो देश के अंदर बहुत और ज़्यादा विभाजन होने का खतरा पैदा हो जाता। इसलिए उस समय केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाना उस समय की मांग थी। अब हम बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधों का वर्गीकरण 3 आधारों पर कर सकते हैं। एक तो विधायी आधार पर, यानी कि कानून निर्माण के आधार पर अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 243 से 255 तक। दूसरा प्रशासनिक आधार पर अनुच्छेद 256 से 263। और तीसरा वित्तीय आधार पर अनुच्छेद 264 से 293 तक। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इनको रट लो बिल्कुल कि केंद्र राज्य संबंध है उनका विधायी संबंधों का उल्लेख कहाँ पर है, प्रशासनिक संबंधों का कहाँ पे है और वित्तीय आधार पर कहाँ पर है, ठीक है। तो विधायी आधार के ऊपर इनका वर्गीकरण किया गया, इनके संबंधों का अनुच्छेद 243 255, 256 से 263 और 264 293 तक वित्तीय आधार पर।
सबसे पहले हम बात करेंगे विधायी संबंधों की। अब दोस्तों हम बात करते हैं विधायी संबंधों की। तीनों संबंधों की हम अलग अलग बात करेंगे, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। विधायी संबंधों की हम बात करते हैं। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन सबसे पहले कब हुआ? 1935 का अधिनियम में किया गया था। संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी संबंधों को उल्लेख कहाँ पर है? तो देखो भाई, तीनों अलग अलग याद करने हैं। भाग 11 आ जाएगा, अनुच्छेद 245 से 255 तक आ जाएगा। ठीक है, 256 से 263 तक आ जाएगा प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्यों के मध्य में शक्ति विभाजन का उल्लेख कहाँ पर है? 7वीं अनुसूची के अंदर केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों के विभाजन की बात कही गई है। 7वीं अनुसूची में शक्ति विभाजन से संबंधित सूचियाँ, ये सारी भाई विधायी शक्तियाँ हैं जो 7वीं अनुसूची में है। तो 3 सूची वहाँ पर बनी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, मूल संविधान के अंदर इन सूचियों में कितने विषय शामिल थे? 97, 66 और 47, जबकि वर्तमान के अंदर शामिल है 99, 61 और 52। ये अपने को फैक्ट याद करने हैं। अब देखो आगे चलते हैं हम। संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद का, जबकि जो विषय राज्य सूची में शामिल है उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों का, और जो विषय समवर्ती सूची में शामिल है उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार वह संसद को भी है और राज्य विधानमंडलों को भी है। लेकिन अगर दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों के अंदर मतभेद हो जाता है, ठीक है, यानी कि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून विरोधाभासी हो, तो संसद द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे। ठीक है, और जो विषय इन तीनों सूचियों में से एक भी सूची में नहीं है उनको हम अवशिष्ट शक्तियों के नाम से, अवशिष्ट विषय के नाम से जानते हैं, और उनके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार है वह केंद्र सरकार यानी कि केंद्रीय व्यवस्थापिका का होता है। ठीक है, तो ये 4 चीज स्पष्ट होगी: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। अब ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बता रहा हूँ ये आप नोट करते जाओ। अनुच्छेद 248 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का, अवशिष्ट जो विषय बचे उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है वो संसद का होता है, और अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र को प्रदान करके एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। अब देखो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इनकी विशेषता आ जाएंगी राज्य विधानमंडल और संसद की। संसद केवल भारत की ही नहीं बल्कि भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी कानून बना सकती है, जो विदेशों में रहने वाले भारतीयों के ऊपर भी लागू हो, जबकि राज्य विधानमंडल को राज्य के बाहर के क्षेत्र के लिए कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। क्षेत्रीय संबद्धता का सिद्धांत किसे कहते हैं भाई? देखो ध्यान से समझो इसको। क्षेत्रीय संबद्धता यानी कि यदि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून किसी अन्य राज्य में भी लागू हो सकता है यदि उस कानून बनाने वाले राज्य और कानून की विषय वस्तु में कोई वास्तविक संबंध हो। इसे कहते हैं क्षेत्रीय संबद्धता। यानी एक राज्य को कानून बनाए और अगर दूसरे राज्य की भी अगर ऐसी ही परिस्थितियां हो तो वो भी उसके अंदर लागू करे उसको, तो ये क्षेत्रीय संबद्धता का सिद्धांत कहलाता है। कोई भी राज्य विधानमंडल ऐसा कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को सीमित करता हो। बिल्कुल सही बात है भाई। ये केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में सभी विषयों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। यानी कि भाई देखो, बिल्कुल ध्यान दो कि पहले तो 3 सूची बांट दी। संघ सूची के अंदर शामिल विषयों के ऊपर केंद्रीय व्यवस्थापिका का, राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडलों का, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है वह संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों को होगा, लेकिन विरोधाभासी होने के ऊपर संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। और जो विषय तीनों सूचियों में शामिल नहीं है वो अवशिष्ट विषय होंगे और उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है वह संसद के पास रहेगा। ठीक है, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके संबंध में उनके सभी विषय, चाहे संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची, सभी विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है वह केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संसद के पास ही रहेगा। मूल संविधान में शिक्षा है वो राज्य सूची का विषय थी, जबकि वर्तमान के अंदर शिक्षा है वह समवर्ती सूची में शामिल है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंदर कौन कौन से विषय स्थानांतरित किए गए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें याद करना है। शिक्षा, वन वन्य जीव, पक्षियों का संरक्षण और बाट माप। ठीक है, एक तो शिक्षा पहले राज्य सूची में शामिल थी, उसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल कर लिया। दूसरा, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, ये भी अब समवर्ती सूची में शामिल है, राज्य सूची से हटा दिया। और दूसरा, बाट और माप को भी समवर्ती सूची में शामिल कर लिया। अब देखो भाई, विशेष परिस्थितियों में संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखना कि किन परिस्थितियों के अंदर संसद है वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ श्योर।
4 अनुच्छेद आएंगे इसके अंदर। चारों अनुच्छेद याद करने हैं कि इस अनुच्छेद के तहत इस वजह से संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखो भाई, विशेष परिस्थितियों में संसद की राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति कौन सी है? एक तो अनुच्छेद 249, कहीं पर 49 कहते हैं, कहीं पर 49 कहते हैं, यानी बहुत ही जटिल शब्द है ये। बोलने में बहुत जटिल है, बच्चों को लिखने में भी समस्या आती है। 49 को लिखने नहीं पाते, 59 है, 69 है, 49 है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 249 है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये 49 शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। यानी कि हमें याद करना है कि अनुच्छेद 249 के अंदर क्या उल्लेख है कि अगर राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, बहुत महत्व दे दे उसको, ठीक है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार है वह संसद का हो जाएगा। एक बात, ठीक है, यानी अनुच्छेद 249 के तहत 249 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। यानी राज्य सूची के किसी विषय को अगर राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार संसद का हो जाएगा। नंबर एक बात, यानी एक तो इस स्थिति के अंदर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। दूसरा अनुच्छेद 250, ठीक है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए तो उस स्थिति के अंदर भी संसद व राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेती है। तो दो हो गए। 249 के अनुसार तो अगर राज्यसभा किसी राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद कानून बनाने की अधिकारी हो जाती है। अनुच्छेद 250 के अनुसार क्या हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 252 के तहत क्या हो गया, 252 दो आ गए भाई, दो आ रहा है लास्ट में दो, यानी 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल अगर संसद से ये अनुरोध करे कि आप राज्य सूची में वर्णित इस विषय के ऊपर कानून बनाओ तो भी संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो विधानमंडल हैं वो यदि ऐसा प्रस्ताव पारित करे और संसद से अनुरोध करे तो संसद राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बना सकती है। अब तक देखो भाई, 2 राज्य 252 2 आ रहा है लास्ट में, ठीक है, अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसे प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और अब तक 2 बार ही राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो यहाँ तक बिल्कुल याद होगा, 249, 250 और 252। अब बात करते हैं 253 की। 53 यानी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 आ गए लास्ट में, 253 यानी तीसरी शक्ति आ गई। केंद्र राज तो था ही, तीसरी शक्ति और आ गई, कौन आ गई, अन्य देश आ गए, दूसरा देश। यानी अनुच्छेद 253 में क्या उल्लेख है, देखो भाई, अनुच्छेद 253 के अंदर उल्लेख है कि किसी अन्य देश के साथ की गई संधि के कार्यान्वयन के लिए भी संसद है भारतीय के उसके किसी भाग के लिए बिना किसी राज्य की सहमति के कानून बना सकती है। यानी अगर अपने केंद्र सरकार ने किसी देश के साथ में कोई समझौता किया है और उस समझौते को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय में बदलाव करना जरूरी है तो केंद्र सरकार यानी कि संसद है वो बिना राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति से और उसको संशोधन कर सकती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए संसद है वो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अनुसार 3 आ गए लास्ट में, यानी कि तीसरा और आ गया विदेशी, ठीक है, यानी कि किसी अन्य देश के साथ की गई संधि के आधार पर। तो ये चारों अनुच्छेद दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा एक ये 5वां और है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है राज्यों के अंदर, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन के समय भी राज्य विधानमंडल की शक्तियां हैं वो संसद के पास में आ सकती है और संसद राज्य सूची के विषय के ऊपर कानून बना सकती है। तो ये चारों अनुच्छेद फिर एक बार देख लो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 249 यानी 49 शब्द बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा महत्व का है ये। यानी राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके कानून बना सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अनुच्छेद 252 2 आ रहे लास्ट में, यानी 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल यदि ऐसा प्रस्ताव पारित करें कि भाई आप राज्य सूची इस विषय के ऊपर कानून बनाओ तो संसद उस पर कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 252 2 आ रहा है, ये हो गया था, ठीक है। अनुच्छेद 253 3 आ रहा है, यानी कि तीसरा मैटर और आ गया, यानी किसी देश यानी अन्य देश के साथ में अगर अपने देश ने कोई संधि कर रखी है तो उस संधि को लागू करने के लिए भी राज्य सूची के विषय के ऊपर कानून बना सकती है संसद, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं 7वें सूची में शामिल प्रमुख विषय। तो इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण नहीं अपने को याद करना है। याद इसलिए करना है कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो तो संघ सूची में है। कौन कौन से, एक तो सारी संघ सूची के तो अपने को केवल इमेजिनेशन करना है। नागरिकता, पूरे देश की एक नागरिकता है यानी संघ सूची में शामिल है। उत्तराधिकार नहीं, ये उत्तराधिकार इसमें नहीं आएगा। दूसरा आ जाएगा इसके अंदर प्रतिरक्षा,
भाई जो अपने रक्षा संबंधी मामले हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर के मामले तो संघ सूची में शामिल हैं। अपने विदेशी मामले तो केंद्र सरकार है वो डील करती है, जो भी विदेशी जो अपने संबंधी संधि हैं तो ये भी इसमें संघ सूची में आ जाएगा। युद्ध और शांति का मैटर भी भाई अपने देश की अपने राष्ट्रीय स्तर पे है तो ये भी संघ सूची में है। परमाणु ऊर्जा, संचार, उसके बाद में बीमा, उसके बाद में खनिज, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि, बैंक, यानी जो संस्थाएं वो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो भाई विषय हैं वो संघ सूची में शामिल है सारे। और फिर अपने को याद करने हैं अपने को समर्थी सूची के, बाकी जो बचे वो सारे राज्य सूची के विषय हैं। इस प्रकार से हमें याद करना है। तो अपने को इसमें समर्थी सूची में देखना है गोद लेना और उत्तराधिकार, वन, वन्य जीव जंतु और शिक्षा, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। विवाह, कारखाने, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट माप और स्वच्छता, कीमत नियंत्रण, मजदूर संघ, ये आ जाएंगे अपने समर्थी सूची में। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक संबंधों की, लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगी, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।